ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज का जो ये सेशन है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ही क्लास है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस तक कंप्लीट कर लिया था। इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमने अलग-अलग बॉडी चार्ज्ड बॉडी थी उनका सरफेस भी देखा था कैसा सरफेस होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। कुछ प्रॉपर्टी भी देखी थी जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो फील्ड लाइंस निकलती है वो सरफेस के 90 डिग्री पर होती है ना। और एक प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर कोई पॉइंट चार्ज को मूव कराते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये कोई एक स्फेरिकल चार्ज्ड बॉडी है और या फॉर एग्जांपल इसके सेंटर पर कोई चार्ज है। तो इसके जो चार्ज जो ये बॉडी दे रखी है इसका सेंटर से डिस्टेंस तो इक्वल होगा ना सरफेस का। तो अगर इस सरफेस पर कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा है इस क्यू नॉट, ठीक है, और इसको ना यहां पर लेके आ तो ए से बी पर क्वेश्चन कर देता है वो ए से बी तक मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल के बराबर होगा। बराबर होने की वजह से आपको वर्क डन जीरो करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस में जब चेंज होगा और आपका टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में तब तो वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन ही होती है पोटेंशियल की, पोटेंशियल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। तो वर्क डन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, W इक्वल टू द Q इंटू V, यानी कि Q नॉट इंटू V, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कायदे में, यहाँ पर क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो V मैं लिख रहा हूँ ना ये पोटेंशियल नहीं होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मैं पीछे की क्लास में बता चुका हूँ कहाँ से लिया जाता है ये डिफरेंस, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। इन्फिनिटी से और वो पॉइंट जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो जहां पर फील्ड या पोटेंशियल ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये आपको तैयार रखना पड़ेगा। ये V मैं लिख जरूर देता हूं, जब इन्फिनिटी से कोई टेस्ट चार्ज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर मूव करता है तो वहां पर जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का, ठीक है ना। तैयार रखना है इस चीज को, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या होगा, वैसे बेसिकली बताया जाए टॉपिक जो होगा वो हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग कैसे, ऐसे ना समझा करो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एक टॉपिक पढ़ ले रहे थे ना, ऐसे नहीं देखा करो। ऐसे देखा करो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी क्या मतलब होगा, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होगा कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, या कहने का मतलब है कहीं पर फील्ड है और उस फील्ड के अगेंस्ट हम जो काम करेंगे ना वो काम हमारी पोटेंशियल एनर्जी बताएगी। मतलब अगर मैं एक टेस्ट चार्ज हूं तब, फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई एक चार्ज बॉडी रखी थी, ठीक है, क्या था, एक चार्ज था क्यू, और इस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट था पी। मैं कोई एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं, एक चार्ज था और उससे कोई डिस्टेंस पर एक पॉइंट था जहां पर हमें कुछ चेक करना है, ओके। अब क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज को लेते हैं, कहां पर, ये भी इन्फिनिटी पर, मतलब ये साइड से मैं बनाता हूं ना तो इसका मतलब है तो बहुत दूर है, कहां से, इसके रीजन से बहुत दूर है, ठीक है ना, इन्फिनिटी पर है। अब क्या करते हैं, इस टेस्ट चार्ज को धीरे धीरे से मूव करके लेके आते हैं। जैसे हम मूव करके लेके आएंगे इसको, और कहां पर ले आए, इस पी नॉट, पी पर ले आए क्यू नॉट को, ठीक है। अब जब इसको पी पर लेके आएंगे तो क्यू नॉट एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट है, ये क्यू नॉट एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। रीजन क्या है, क्योंकि क्यू नॉट इसके पास है, सॉरी क्यू नॉट के पास क्यू है, ये इससे बहुत पास डिस्टेंस पर है। तो अब इसको इस पी पॉइंट पर होल्ड करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये इसको यहां पर छोड़ दिया जाए तो क्या करेंगे, ये वाला क्यू इसको धक्का मार लेगा या खींच लेगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, वो तो पॉजिटिव होता ही है, ये अगर पॉजिटिव है तो वो उसको रिपेल कर देगा, ठीक है। और अगर ये वाला नेगेटिव है तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन उसको तो यहीं रहना है, तो यहाँ रहने के लिए भाई कुछ काम करना पड़ेगा, वरना रुकोगे नहीं, या तो फेंक दिए जाओगे या अट्रैक्ट कर लिए जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर रुकना है तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, यानी कि वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गेट्स स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। इस बात को याद रखना, ठीक है ना। तो हम लोग यही बात को लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डाल देते हैं हेडिंग। क्या हेडिंग होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक, हमने भी बताया ना, इसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। अगर वो खींच रहा है तो आपको दूसरी तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर वो फेंक रहा है तो आपको उसकी तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। अभी समझाया था इसको, तो इसको लिख लीजिएगा, बहुत आसान है।
वर्क डन, work done by the positive test charge, work done by the positive test charge against the electrostatic force, electrostatic force gets stored as a potential energy, ओके। चाहे जैसे डेफिनेशन बना लेना, मेरे दिमाग में जो आया मैंने लिख दिया। कैसे? वर्क डन बाय द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गेट स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। सीधी सी बात है ना कि किसी रीजन में जो यानी कि जो एक फील्ड का रीजन है वहां पर टेस्ट चार्ज इंफिनिटी से जो आ रहा था उस पॉइंट को एक्वायर करने के लिए, उस पोजीशन को एक्वायर करने के लिए उसको एक वर्क डन करना पड़ता है, और जो वर्क डन करना पड़ेगा ना वहां पर वही उसकी पोटेंशियल होगा, बताएगा टेस्ट चार्ज का। अब उसी सिस्टम का फिर वो क्या बन जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको कैसे निकालते हैं चलिएगा देख लेते हैं। एक सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। यही डेफिनेशन क्रिएट कराएगी सिचुएशन। देखो कैसे। बहुत छोटा सा लेक्चर लेंगे आज का। क्यों? क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल लेके आएंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। सपोज एक चार्ज है, ये है क्यू, ठीक है, और इससे वही कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ये आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, ठीक है। ए पॉइंट पर चार्ज रखा था और पी पॉइंट है आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब वही कहानी, क्या एक टेस्ट चार्ज लेते हैं और कहां पर है? ये बहुत दूर है अभी, इन्फिनिटी पर। कहां पर है? इन्फिनिटी। ये बहुत दूर का मतलब इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब इसके रीजन से पहुंच से बहुत दूर है, ठीक है ना। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं चांद सितारों पे पहुंचा दो, ठीक है ना। इन्फिनिटी का मतलब वही होता है जहां पर आपकी पहुंच ना हो, मतलब इसकी फील्ड जहां तक ना पहुंचे, ओके। वो हमारी टेबल भी हो सकती है, वो हमारी कुछ डिस्टेंस हो सकती है। अब इसको क्या करते हैं, यहां से ट्रेस करके लाते हैं धीरे धीरे से, ठीक है। जैसे ये ऊपर आएगा इस पॉइंट पर क्यू नॉट पर, क्यू नॉट एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और एक्सपीरियंस करेगा तो अगर इसको वहां पर रुकना है, अगर फोर्स लग रहा है तो या तो ये खींच लिया जाएगा, ये क्यू को खींच लेगा, या क्यू इसको रिपेल कर देगा। लेकिन डिपेंड करता है, अगर क्यू पॉजिटिव है तो क्यू नॉट तो वैसे ही पॉजिटिव होता तो ये रिपेल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, ये रिपेल कर दिया जाएगा। अगर रिपेल कर दिया जाएगा तब इसको फोर्स क्यू नॉट को फोर्स लगाना पड़ेगा इधर डायरेक्शन में, किधर की तरफ? P2A फोर्स लगाना पड़ेगा खुद से, तभी तो होल्ड करेगा। और कितना लगाना पड़ेगा? जितना Q इसको उधर रिपेल करने में फोर्स लगाना पड़ेगा उतना ही फोर्स ये खुद लगाएगा इधर, तभी यहां पर रुक पाएगा। खुद लगाए या आप पकड़े रहो इसको, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब है चार्ज खुद तो लगाएगा नहीं। तो किसी ना किसी पॉइंट पर अगर ये होल्ड कर गया, इस किसी सिचुएशन से ये होल्ड कर गया इस पॉइंट पर, तो इसका मतलब है यहाँ इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन रही है। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन रही है तो इसका मतलब इसको कुछ वर्क करना पड़ रहा है यहाँ पर रुकने के लिए। और वही वर्क हमने लिखा है ना, वर्क डन बाय द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज गेट स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, अभी लिखाया था। तो वही आपका पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हो जाएगा। तो कुछ नहीं है। तो सपोज यहां पर रुकने के लिए इसने डिस्प्लेसमेंट कितना लेना चाहा? इधर की डायरेक्शन में, क्योंकि अब इधर लेगा ना डिस्प्लेसमेंट। ये क्यू नॉट तो इधर लेगा ना डिस्प्लेसमेंट, तभी तो रुकेगा ना। सपोज व्हाट इनफाइनेंशियली डिस्प्लेसमेंट लिया कितना? dr, ओके। और फोर्स किधर लग रहा था? इधर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर की तरफ, फोर्स हो गया उधर की तरफ, ठीक है ना। तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री, ठीक है। तो अब वर्क डन कैसे आएगा आपको पता है ना। W इज इक्वल टू द, कितना होगा वर्क डन यहाँ पर? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी आर, ठीक है। आप चाहो तो कैसे, इसको मैं वैसे ही मैं प्रूव कर चुका हूं, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन देखो जरा, मैंने कैसे प्रूव करने की कोशिश की। डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में लिया है फोर्स के, क्योंकि फोर्स उधर लग रहा है तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट इधर देना पड़ेगा, टेंडेंसी होगी ना ऐसी। हम ये नहीं कह रहे कि चल ही जाओ डिस्प्लेसमेंट पर, हम कह रहे हैं कि आपकी टेंडेंसी होगी इधर की तरफ, फोर्स तो उधर है ही है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा यहाँ पर? फोर्स कितना है आपको पता है? फोर्स कितना होता है दो चार्ज के बीच में? अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस है ना आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा?
क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, एक सिचुएशन क्रिएट करके वही कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाकर, ठीक है, इनटू डी आर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वेक्टर थे ना, तो कॉस आएगा ना, यहाँ पर कितना आएगा, कॉस 180। ठीक है, कॉस 180 क्योंकि अपोजिट है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, कॉस 180 का माइनस हो जाएगा, -1 बाहर कर लो, इक्वल टू द माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर। इंटीग्रल कितना हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर का, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाता है माइनस के 1 अपॉन आर, तो रिजल्ट कितना बचेगा, रिजल्ट बनेगा क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। यही आपका वर्क डन, आपने अगेंस्ट किया ना, वर्क डन आपने माइनस लेके चले आए ना, आपने अगेंस्ट किया ना, तो यही वर्क डन क्या होगा, इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर अब इस आपने कहा था ना नेगेटिव वर्क डन होता है। अरे भाई आप डेफिनेशन पे जाओ ना मेरी। नेगेटिव वर्क डन का मतलब यहाँ पर ये नहीं था, नेगेटिव वर्क डन का मतलब होता है फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना। अब हमने तो डिस्प्लेसमेंट इधर ही ले ली ना, कुछ लोग कह रहे हैं थोड़ा सा इधर ले लो डिस्प्लेसमेंट। अगर आप फोर्स के फेवर में डिस्प्लेसमेंट लोगे तो आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी अगेंस्ट द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगेंस्ट करोगे ना तब आप माइनस लेके आओगे, तो देखो यहाँ पर ना 180 ना लिख के तब 0 लिखोगे, तब ये माइनस आ जाएगा, और इसी माइनस को कंबाइन करके तब आप कह दोगे सर माइनस का W जो होगा ना वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। लेकिन हम पहले ही से ही अगेंस्ट लेके चले गए ना, तो हमारा पॉजिटिव आंसर है, तो यही आपका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं U से, तो आंसर लिख लो नेक्स्ट पेज पे, दैट इज U इक्वल टू द Q Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, अब अगर चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो बहुत आसान है भाई, मैं यही लिख दे रहा हूँ सीधा फॉर्मूला, क्योंकि आर ही को तो लिखना है वेक्टर फॉर्म में। जरा देख लो, आप चाहो तो प्रूव कर लेना वेक्टर फॉर्म में। यहाँ सेंटर पर मान लो कोई चार्ज, ठीक है, सेंटर पर मत मानो, आसान कर लेते हैं थोड़ा सा। कैसे, आप एक चार्ज ले लो यहाँ पर Q, ठीक है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना ले लो, R1। ओके, और पोजीशन वेक्टर को इधर से ड्रॉ करते हैं, और एक चार्ज आप इन्फिनिटी से लेके आओगे, वो भी किसी पोजीशन पर होगा यहाँ पर, ठीक है, वो कितनी पोजीशन पर है, R2 पोजीशन पे, इसका भी तो वेक्टर इधर ही तो होगा, अब वो कौन सा होगा, Q नॉट, और एक वेक्टर ये होगा, इसका तो फोर्स इधर ही लग रहा है। ओके, अब आप बना लोगे यहाँ पर, ये जो बनेगा ना डिस्टेंस, ये कितना बनेगा, R1 माइनस R2, इन दोनों का वेक्टर लगा दो और इसका मॉड कर दो, इन पर वेक्टर, आपको वेक्टर फॉर्म आती है ना, ये 0 ले लो, ओ सॉरी O, ये A ले लो और ये बी ले लो। ठीक है, वेक्टर फॉर्म जब भी करना हो ना तो ये थोड़ी सी सिचुएशन बना लिया करो। अब कुछ नहीं करना है, जो डिस्टेंस r था ना उसी को तो लिखना है, r1 माइनस r2, क्योंकि यही तो डिस्टेंस है ना r। आप अगर वेक्टर फॉर्म में भी लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो करके बताया था ना वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ में, r1 प्लस दिस r, ये r कर लो ना, इक्वल टू द r कर लो, इसको मैग्नीट्यूड इसका r कर लो, ये अगर r हो जाएगा तो कितना होगा, r1 प्लस r माइनस के r2, तो उधर जाएगा तो कितना बचेगा, R2 माइनस R1 बनेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस एरो को चेंज कर लो, बस आंसर आ जाएगा। कैसे कर लो, इस एरो को चेंज कर लो, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा उसको कैसे बनाना है, क्यों, क्योंकि एरो पर डिपेंड करता है आपका फॉर्मूला। आप एरो इधर कर लो, अब आपका ये रिजल्ट सही हो गया, R1 माइनस R2, एरो इधर बनाया था ना, तो इसका मतलब R2 माइनस R1 होगा, अगर आप सही से देखें तो, ठीक है ना, वो आपका वेक्टर फॉर्म है और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया ना, यहाँ पर तो आपको कुछ नहीं करना है, R पे यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, और वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, u इक्वल टू द क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2। ठीक है, अच्छा हाँ, R1 माइनस R2 ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट इधर ही तो लेके चले थे ना, तो एरो सही लगाया मैंने। ओके, अब देखो इसके लिए ना ये बहुत बड़ी फिजिक्स नहीं है, यहाँ पर ये एक मैथमेटिक्स है। अब देखो फिजिक्स को अगर अच्छा करना है तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स पर पकड़ बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर मैथमेटिक्स पे पकड़ नहीं है तो इतना आसान नहीं होगा फिर इसको कर पाना, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं सीधा पूछ दूं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दो, तो आपको ना इतना बना के बाकायदा कैलकुलेशन नहीं करनी है। फोर्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ जो होता है ना, मैंने हेडिंग बना के डाला था, वो कोई हेडिंग वेडिंग नहीं होती है, उसमें ना डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा आंसर। क्यों, आपको इतना ना, इट शुड बी इन योर फिंगर टिप्स, आपके ना बहुत फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। मैंने क्या कहा, फिंगर टिप्स पर होना चाहिए, मतलब पेन पकड़ते हो ना टिप्स पे, सीधा आंसर आना चाहिए वहां पर।
ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ, सोच रहे हैं क्या करें, कौन सा डायग्राम बनाएँ, ये तभी पॉसिबल है जब आपको इतनी सी मैथमेटिक्स क्लियर होनी चाहिए, ओके? तो हो गया ना इतना? इसका कूलॉम्स सॉरी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन एक तरह का वेक्टर फॉर्म ही हो गया। वैसे ये वेक्टर होता नहीं है, यहाँ पर बस वेक्टर लिख दिया। बाई चांस आपको ऐसा दे दिया है ना डायग्राम, आपको सर इसमें तो वेक्टर दिए हैं, हम क्या करें? पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, आपको वेक्टर से कैसे सॉल्व करें? तो भाई ये डिस्टेंस कर लो ना सॉल्व, ये मॉडल निकाल दो ना यहाँ पर, ये मैग्नीट्यूड जो है ना, तो ये स्केलर फॉर्म ही है इसकी, ओके? तो इतना हो गया ना कंप्लीट। दो पॉइंट चार्ज अगर पास में रखे होते तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी ऐसे निकाली जाती है। अब अगर थ्री चार्ज सिस्टम है, ठीक है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। तो नई हेडिंग बनाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। ठीक है, कुछ नहीं, तीन चार्ज का अगर कोई सिस्टम है तब क्या करोगे? तो अब देखो, तीन चार्ज का मतलब ट्रायंगल बन रहा होगा कोई ना कोई, तो बना लो एक ट्रायंगल छोटा सा। अब आपको ना अरेंजमेंट देखने पड़ेंगे, कितने अरेंजमेंट, क्योंकि दो चार्ज का मतलब एक सिंगल अरेंजमेंट, ठीक है ना? तो देखो जरा, एक चार्ज सपोज यहाँ पर Q1, एक कहीं यहाँ पर रखा है Q2, एक को यहाँ पर रखा है Q3, तो आपस में कोई डिस्टेंस होगी ना इनकी, तो वो डिस्टेंस सपोज दे रखी है आपको, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ये यहाँ की दे रखी है, ये यहाँ की दे रखी है। अब अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो क्या होगी? सपोज इसको कर लो R23, इसको कर लो R13, इसको कर लो R21 या 12, कुछ भी कर लो। ये तीन डिस्टेंस भी दे रखी हैं आपको। अब आपको क्या करना है? कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे। देखिएगा, जब भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है क्या? बेसिक फॉर्मूला देखो जरा, ये वाला, U इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज अपॉन डिस्टेंस और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहता ही है। तो अब ये क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कैसे समझोगे? इसको यहां से देखो, ये एक क्यू चार्ज ये था और एक क्यू नॉट यहाँ पर था, तो ये एक अरेंजमेंट ही तो है ना। ये क्वेश्चन का मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस, ठीक है। तो दो चार्जेस जब आपके एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखे होते तब उनका पोटेंशियल एनर्जी आपका कितना होता है? ये आ रहा था, क्या आ रहा था? क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब अगर थ्री चार्जेस इस तरह से रखे होते, थ्री चार्जेस को ऐसे ही तो रखोगे, रैंडम कैसे भी रख लो, लेकिन उनकी डिस्टेंस तो गिवन होगी ना। तो जो डिस्टेंस गिवन होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन देखो कितने बन रहे हैं। कॉम्बिनेशन यहाँ पर साफ दिख रहे हैं, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकेंड कॉम्बिनेशन एंड थर्ड कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है ना। एक Q2 Q3 का कॉम्बिनेशन, Q3 Q1 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, Q1 Q2 को कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो कुछ नहीं हो गया, यहाँ पर नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? U इक्वल टू द, पहला कॉम्बिनेशन कोई भी लिख लो, ये लिख लो Q2 Q3, Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस। Q2 Q3 की डिस्टेंस कितनी है? R23 प्लस नेक्स्ट देखो कौन सा होगा, कोई भी ले लो, Q1 Q3 का ले लो कॉम्बिनेशन, Q1 Q3 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q3 की डिस्टेंस कितनी है? R13। इसको ना थ्री को थोड़ा सा नीचे ही लिखो, इसको ना उधर ले जाओ ट्रायंगल को, ऐसे, ठीक है, उधर पहुंचा दिए, दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक है, अब जगह चाहिए था ना हमको। ओके, प्लस एक और कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, ये वाला R21 वाला, तो Q1 Q2 का कॉम्बिनेशन, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21। तो कहने का मतलब यही है कि आपका कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं, बस ये देखा करो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनने चाहिए, बन जाएंगे, उसी पर डिपेंड करती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया आपका थ्री चार्ज सिस्टम। अब आपका फोर चार्ज सिस्टम हो, अब आपको क्वेश्चन पता क्या किया जाएगा? किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखे हैं थ्री चार्जेस, ठीक है ना। किसी स्क्वायर के कॉर्नर पर रखे हैं फोर चार्जेस, किसी रोम्बस पर रखे हुए हैं, किसी क्यूब पर रखे हैं उसके कॉर्नर पर, तो क्यूब में तो 8 कॉर्नर हो जाते हैं। तो कैसे अरेंजमेंट लिखोगे? तो ना ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपकी, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ना हम लोग न्यूमेरिकल के लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है आपने पोटेंशियल एनर्जी में क्या-क्या जान लिया। पोटेंशियल एनर्जी आप कोई फील्ड की प्रॉपर्टी ऐसे जान लिया, वर्क डन के फॉर्म में जान लिया, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी जान लिया है आपने। 2 पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है आपने, 3 पॉइंट चार्जेस को पास-पास रखे होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। अब क्या बचा है आपका? एक इंपॉर्टेंट
टॉपिक बचता है कि अलग-अलग बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। जैसे किसी सिलेंडर की, किसी लॉन्ग वायर की, जैसे आपने ना कूलॉम वो गॉस लॉ का यूज़ करके आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी पॉइंट चार्ज की, किसी कहने का स्फेरिकल बॉडी की, किसी सिलिंड्रिकल बॉडी की, किसी प्लेट की, इनफाइनाइट प्लेट की। तो ऐसे जो आपने निकाले थे उसमें आपने यूज़ किया था क्या? गॉस लॉ। लेकिन अगर उन बॉडी की हम आपसे कहें पोटेंशियल एनर्जी निकालो या पोटेंशियल निकालो तब क्या करोगे? तब देखो एलिमेंट्री मेथड थोड़ा-सा टफ हो जाता है। तो हम लोग ना एक नया मेथड सीखते हैं। क्या होगा वो नया मेथड? आपका वो मेथड होगा ग्रेडिएंट, ठीक है? मैथमेटिक्स ये है ना किसी स्केलर का ग्रेडिएंट रिप्रेजेंट्स करता है वेक्टर को उस फील्ड का। ओके, आप यही बात याद रखना। हम इसी बात को अब समझाने वाले हैं, ठीक है ना? कहने का मतलब है किसी भी क्वांटिटी का अगर ग्रेडिएंट लोगे तो वो क्या वेक्टर क्वांटिटी बनती है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। और इस ये थोड़ा मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। तो ये मेथड यानी कि अगर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या बना रही थी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी पोटेंशियल लेके आ रहा था। पोटेंशियल का प्रॉपर्टी बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि नेगेटिव ग्रेडियंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे अगर मैं आपको लास्ट लेक्चर कोई भी अगर याद हो, ये वाला हमने आपको किया था ई डॉट डी एल इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? ये तो थी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी के फॉर्म में। लेकिन इसको और कैसे लिखा जाता है? अगर आपको ई निकालना पड़ता है तो ई होता है नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट डीवी ओवर डी आर। बस ये बात आपको थोड़ी सी समझानी है यहाँ पर और बस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो क्यों ना इसको नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही, बाय बाय।